Okay, so hello and welcome. Today we'll be doing simple harmonic motion. Simple harmonic motion में जो पहली चीज आती है वो है periodic motion. So basically periodic motion है क्या, हम इसके बारे में बात करेंगे. पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जो अपने आप को रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट करेगा, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन में एक कॉन्सेप्ट आता है ऑसिलेशन का जिससे हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन को. एक बात यहाँ नोट करेंगे कि हर पीरियोडिक मोशन ऑक्सिलेटरी मोशन होता है, बट ऐसा जरूरी हर ऑक्सिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन हो. कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर हैंड, जैसे कि टाइम पीरियड. टाइम पीरियड बेसिकली वो इंटरवल ऑफ टाइम है जब वो मोशन अपने आप को रिपीट करेगा. इसका एसआई यूनिट सेकेंड्स होता है. फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम, जिससे इन शॉर्ट हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी का सिंबल इज हर्ट्ज, जिसका डायमेंशन है सेकेंड्स इनवर्स. इसके बाद हम आते हैं कंडीशंस फॉर एसएचएम की. बेसिकली एसएचएम लगेगी कब, तो एसएचएम तब लगेगी जब जो फोर्स है वो डायमेंशन के ऑपोजिट साइड में होगा. उसको हम बोलेंगे कंडीशन फॉर एसएचएम. एसएचएम की इक्वेशन इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ओमेगा टी प्लस फाइव जो है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं फेज. ओमेगा होती है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे हमने यहाँ टाइम पीरियड भी बोल रखा है, और हमारा फाई होता है एंगल. ठीक है. ए जो है वो हमें बताता है एम्पलीट्यूड. अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो उसका फॉर्मूला इज 2 पाई बाय ओमेगा. यहाँ पर एफ को हमने बोला था कि एफ शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स. तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम लेकर आते हैं एस एच एम का कांस्टेंट, जिसे हमने बोला है के. एक्सेलरेशन अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो मुझे पता है कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स है. फोर्स को एम में लिख सकती हूँ, तो एक्सेलरेशन जो है वो के एक्स बाय एम हो जाएगा. राइट. अब एक और चीज, ओमेगा जो है उसको हम बोलते हैं रूट के बाय एम. तो हम इस फैक्टर को ओमेगा लिख सकते हैं, तो इसीलिए ए को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी बोलते हैं. ठीक है. अब हम आते हैं वेलोसिटी एसएचएम की. एसएचएम की वेलोसिटी के लिए हम लिखते हैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. ए ओमेगा जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि कॉस की वैल्यू जब 1 हो जाएगी ओमेगा टी का, तो कॉस हमारा 1 आ जाएगा. उस केस में ए ओमेगा जो आएगा वो ही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी. तो अगर हमसे पूछेगा मैक्सिमम वेलोसिटी तो वो ए ओमेगा है. अगर हमसे पूछेगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो वो ए ओमेगा स्क्वायर है. वेलोसिटी को हम लिखते हैं ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ बातें समझो कि जो बीच की पोजीशन है उसको हम मीन बोल रहे हैं, और बाकी दो को हम माइनस प्लस ए बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं. ठीक है. अब यहाँ पर यही सेम चीज थी जो मैंने एक्सेलरेशन को लाया है, उसी का डेरिवेशन है कि हम वेलोसिटी को ये बोल सकते हैं. अगर हम एक्सेलरेशन को ये बोल रहे हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर मिसिंग. ठीक है. वी मैक्स जो है वो मैंने अभी बताया कि ए ओमेगा होता है, और ये कब होगा, जब एक्स 0 हो जाएगा और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी. वी जब मैक्स है, एक बात को समझने की कोशिश करो, वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वो कहाँ पर होगा, मीन पर. वेलोसिटी एक्सेलरेशन मैक्सिमम है यानी मूविंग है, तो वो कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पे. तो मीन और एक्सट्रीम के केसेस याद रखेंगे. अब बात करते हैं हम ग्राफ्स की. ठीक है. तो ग्राफ्स में पहला ग्राफ इज एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो इसका जो ग्राफ मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगी. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है तो नेगेटिव को टच करेगा. उसके बाद है वी एक्स ग्राफ और ए वी ग्राफ, दोनों ही आपको एलिप्स मिलेंगे. कैसे मिलेंगे, एलिप्स मिलेंगे. अब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की. अगर मैं बात करूँ टाइम की, तो टाइम का कर्व जाएगा ऐसे. बात करूँ वेलोसिटी की तो उसका कर्व जाएगा ऐसे.
और एक्सेलरेशन की तो वो नीचे से जा रहा है, नेगेटिव से जा रहा है। समझ आ रहा है? ठीक है। उसके बाद हमें एक चीज जानने की बहुत जरूरत है कि ग्राफ्स में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब और कहाँ नेगेटिव होता है। इसका निमोनिक इज एड शुगर टू कॉफी। ए से all are positives in the first quadrant. S से sign, only sign is positive in the second quadrant. 2 से tan theta is only positive in third quadrant. Coffee, C, cos theta is only positive in the fourth quadrant. क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद सम थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट इज दी आइडेंटिटीज। फॉर एग्जाम्पल साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा होगा तो वो कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा होगा तो वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। साइन पाई प्लस थीटा होगा तो वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा होगा तो वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा हुआ तो प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, बट साइन में माइनस था तो वो माइनस ही था। कॉस पाई प्लस थीटा होगा तो सिमिलर साइन की तरह वो भी माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। साइन 2n पाई प्लस थीटा हो तो साइन थीटा हो जाएगा, और ये सेम चीज अगर कॉस के साथ हो तो वो भी कॉस थीटा हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि हम एंगल्स को रेडियंस में कन्वर्ट करके कैसे लिखते हैं। 360 डिग्री को हम बोलते हैं 2 पाई। 360 डिग्री को हम बोलते हैं 2 पाई, तो 180 को बोलेंगे पाई, 120 को बोलेंगे 2 पाई बाई 3, 90 को बोलेंगे पाई बाई 2, पाई बाई 4 45, पाई बाई 6 30, पाई बाई 3 60। हमें इनमें ये चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। एकदम सिंपल लेके जाएंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात को, तो ध्यान से सुनना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो क्या रहा होता है कि जो पार्टिकल का शैडो है वो पहली बात तो कहाँ बनेगा, डायोमीटर पे। दूसरी बात, पार्टिकल की शैडो डायमीटर पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आएगी विद अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में is the particle in SHM और is the shadow in SHM? The correct answer is कि shadow SHM में होगी। So particle जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रही है उसकी shadow जो डायमीटर पे पड़ रही है वो SHM कर रही है, ठीक है। उसके बाद x क्या है यहाँ पे, x है डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये देखो ये x है, ये डिस्टेंस x है। तो इस x को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पे ये a है, ये थीटा है, तो ये हमारा a साइन थीटा होगा और ये हमारा a कॉस थीटा होगा, जिसको मैंने यहाँ पे a कॉस थीटा लिखा भी है कि x इज इक्वल टू a कॉस थीटा। इस a कॉस थीटा में थीटा देखो क्या है, थीटा है ओमेगा टी। थीटा ओमेगा टी है, कैसे, क्योंकि थीटा को मैं लिख रही हूँ स्पीड इनटू टाइम। थीटा इज माय डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ओमेगा थी, टाइम टी था, तो थीटा हो गया ओमेगा टी, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया a cos ओमेगा टी, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, x को अगर मैं a साइन बोल रही हूँ, देखो अगर मैं x को a साइन बोल रही हूँ तो उसमें ओमेगा टी प्लस फाई आएगा। ये फाई क्या है, इनिशियल फेज है। फेज क्या डिसाइड करता है, लोकेशन, और मोशन क्या है, डायरेक्शन क्या है मोशन का। अब हम सर्कल देख के इक्वेशन कैसे लिखेंगे ये देखेंगे। ये मेरा सर्कल है, ठीक है। अब इसमें हमें एक चीज याद रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो कोसाइन लाइन होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो साइन की लाइन होती है। तो अगर कुछ भी यहाँ हॉरिजॉन्टल से है तो मैं कॉस यूज करूंगी, और कुछ भी अगर वर्टिकल से है तो मैं साइन यूज करूंगी। ये दो बातें क्लियर है। उसके बाद ये सेंटर का पॉइंट मीन है और ये इधर का पॉइंट एक्सट्रीम है, ये बात भी क्लियर हो गई। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कुछ एंगल ऊपर जाता है, जैसे कि यहाँ गया है, टाइम 0 पर ये है, तो मैं क्या लिखूंगी, a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। इतनी बातें क्लियर है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखूंगी a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये साइन और कॉस कैसे आया ये देखो, इधर मैं इसकी बात कर रही थी, मेरे एंगल का एरो देखो, यहाँ से यहाँ गई हूँ और इसमें मैं यहाँ से यहाँ आई हूँ,
तो एंगल का एरो समझ आया। तो जहां हम जा रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे। एक क्विक ट्रिक कि सर्कल भी ना देखना पड़े, अगर मीन से एक्सट्रीम गया है तो साइन है, मीन से एक्सट्रीम की बात की है, मीन से एक्सट्रीम गया है तो साइन है, एक्सट्रीम से मीन आया है, इक्विलिब्रियम पे आया है तो कॉस है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख ली है, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, ए साइन ओमेगा टी थीटा, ये सब लिख दिया है। टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो यहाँ पे मेरा है एम्पलीट्यूड कह रही हूँ एक्सट्रीम, और यहाँ पे दूसरा एक्सट्रीम। ठीक है, और ये मेरा मीन है। मीन से एक्सट्रीम जाने के लिए एक बार में मुझे t/4 टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर मैं आधा डिस्टेंस कवर कर रही हूं तो मुझे t/12 टाइम लगेगा। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मीन से एक्सट्रीम आने का पॉइंट इज फिक्स्ड। जहां मैंने डिस्टेंस आधा किया वहां मेरा टाइम पीरियड आधा नहीं होगा। टाइम पीरियड दोनों फेजेस के डिफरेंट आ सकते हैं। व्हेन आई से फेजेस आई मीन कि अगर मैं डिस्टेंस हाफ कर दूं तो उसका क्या केस है। अभी यहाँ पर देखो, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी मैं लिख रही हूँ, जो मैंने अभी भी लिखा है। x को मैं a/2 बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का टाइम निकालना है, लिख दिया। इसको मैंने अभी भी वही लिखा है कि ए साइन थीटा हो रखा है। थीटा यहाँ पे मैंने 30 डिग्री ले रखा है। कितना ले रखा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करो तो आएगा π/60, जो कि ओमेगा टी की वैल्यू आ गई है। तो ठीक है, ओमेगा टी को मैंने बोल दिया 60 इज इक्वल टू ओमेगा टी, जिसको मैं बोल रही हूँ π/6। ठीक है, π/6। अब इसी ओमेगा की वैल्यू को टाइम पीरियड में डालो, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है? ओमेगा है ना, ये होगा। तो ओमेगा आपके पास ये आ गया 2π/t इंटू टी। ओमेगा बाई टी होता है टाइम पीरियड, इतना फ्रीक्वेंसी होती है, ये याद रखो इसको। ठीक है, तो आपके पास ये आएगा, तो टाइम आपका आ गया π/6, टाइम में आ गया आपका ये t/12। तो एक का t/12 है, दूसरे का t/6 है। अब ये कैसे पता चला कि दूसरे का t/6 है? तो वो माइनस कर लो, ये एक आ गया, एक पता है तो उसको दूसरे से माइनस कर लो। उसके बाद हम जल्दी से आ जाते हैं एनर्जीज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो एनर्जी हमने काइनेमैटिक्स में पढ़ी है, पोटेंशियल काइनेटिक और मैकेनिकल, वही हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिखते हैं? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां भी क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स को मैंने क्या बोला है? ए साइन ओमेगा टी, उसको स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। डन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होगी? जब डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखती हूँ हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखूंगी? हाफ एम वी स्क्वायर ही लिखूंगी। बट वी का मैंने कुछ बताया ना, वी का मैंने बताया ओमेगा ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वही ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे कि वही वेलोसिटी को आप यहाँ पे पुट कर दोगे। इन केस वो अगर आपको किसी और टर्म्स में पूछे तो आप ओमेगा को रूट बाय के एम बोल सकते हो, जिससे यू कैन राइट एज के बाय एम। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम हो रही है? पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी क्लियर है कि यही है, और काइनेटिक एनर्जी आएगी क्या? हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है हाफ के ए स्क्वायर पे, जब एक्स 0 हो गया। ठीक है, और मिनिमम है 0 जब हमारा एक्स जो है वो प्लस ए पर है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी होता है सम ऑफ ऑल एनर्जीज, सम ऑफ ऑल एनर्जीज। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हाफ के स्क्वायर ही है यही बचेगा। देखो ये दोनों तो कट गए ना आपस में, तो यही बचा। तो हाफ के स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है। तो एक चीज आप बोल सकते हो कि टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी एसएचएम में हमेशा कंजर्व्ड रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम ग्राफ्स पे आते हैं। ग्राफ्स का एक बहुत छोटा ट्रिक है। पोटेंशियल एनर्जी आपके दिमाग में पहली क्या आती है? पोटेंशियल एनर्जी आती है। ठीक है, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी सीधा शाहरुख खान, काइनेटिक एनर्जी उल्टा शाहरुख खान, और मैकेनिकल एनर्जी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो ये आपकी ग्राफ्स को याद रखने की एक ट्रिक है, जो कि यहाँ पे मैंने दे दी है। खत्म है।
उसके बाद हम बात करेंगे इन सब के बारे में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब मैं टाइम के साथ बात करूंगी तो टाइम में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये तीन चीजें हैं। मैकेनिकल एनर्जी का मैं टाइम के साथ कोई बात करूंगी ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा जीरो रहेगी, क्योंकि वो तो कंजर्व्ड रहती है। पोटेंशियल एनर्जी को अब यहाँ पर देखो, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ यहाँ पर मैकेनिक काइनेटिक के सेम सिमिलर ही है, सिमिलर ही होगी ना, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी दोनों की ही 2 FSHM है, 2 FSHM है, ठीक है, तो इसीलिए वो दोनों सेम सेम दिखेंगी। ग्राफ्स ये है, बाकी यू कैन सी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट और लास्ट चीज है एक तरीके से, वो है स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम या स्प्रिंग मास सिस्टम, कि स्प्रिंग से एक मास जुड़ी है। हम ऑलरेडी स्प्रिंग वाले केसेस वर्क एनर्जी पावर वगैरह में करते हुए आ रहे हैं, तो स्प्रिंग मास सिस्टम में पॉसिबल क्वेश्चंस वो आपसे क्या पूछ सकता है ये मैं बताऊंगी। बट पहली एक चीज जो बहुत कॉमन है वो ये है कि नेट फोर्स अगर जो हमारा लग रहा है वो फोर्स माइनस के एक्स है। ये फोर्स वो फोर्स नहीं है जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये फोर्स वो फोर्स है जो मैंने लगाई है, ठीक है। और दूसरी बात, फोर्स से क्या चीजें अफेक्ट नहीं होती हैं? पहला, टाइम पीरियड, दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और तीसरा, तीसरा क्या है? तीसरा है फोर्स खुद, नेट फोर्स, ठीक है। तो टाइम पीरियड इस केस में क्या है? 2 पाई बाय √m/k। एक चीज याद करो, √m/k क्या था? फटाफट क्विक, √m/k क्या था? √m/k था आपका ओमेगा। सो √m/k, अब यू गाइज नो कि 2 पाई बाय ओमेगा भी लिख सकते हो अगर आपको नहीं दिया हो तो। फाइन। मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या करना है? मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर आपको निकालने को बोल दिया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो, तो फोर्सेस को जीरो करोगे तो एक्स अपने आप आ जाएगा। उसके बाद एम्पलीट्यूड कर निकालने को बोल सकता है, तो एम्पलीट्यूड निकालने का इट्स अ वेरी इजी फॉर्मूला, पुट v = 0, यू विल गेट एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अब तुम उसके साथ छेड़खानी कर सकते हो। स्प्रिंग को रख दो लिफ्ट में, लिफ्ट को ऊपर नीचे करो, क्या होगा? स्प्रिंग को रख दो इंक्लाइंड प्लेन पे, इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर नीचे लेके आओ, क्या होगा? तो यू ऑलरेडी नो कि अगर वो इंक्लाइंड प्लेन पे है तो आपको mg sin थीटा का एक फैक्टर लाना है। तो वैसे दैट डज नॉट मेक्स एनी सेंस, बट देन यू शुड नो कि फोर्स नेट कहाँ से निकल रही है। बाकी टाइम पीरियड निकालने को तो आप निकाल सकते हो, मैंने यहाँ पे दे रखा है सब कुछ। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। मैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग को ज्यादा नहीं खींचूंगी, बहुत सिंपल है। सीरीज में अगर सारी स्प्रिंग्स लगी हुई हैं तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाओ, दैट इज मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ द टू। देखो वही चीज है या नहीं, देखो पहले ध्यान से देखो, वही चीज है ना, तो ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर के इफेक्टिव निकालने को दे दिया, एड देम अप, एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज कि अगर तो स्प्रिंग का के इज वेरी सिमिलर इन बोथ द केसेस आई एम टॉकिंग अबाउट, सीरीज में यू विल डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ स्प्रिंग्स यू हैव, पैरेलल में यू विल मल्टीप्लाई इट। बेसिकली कॉम्बिनेशन करके एक आंसर निकालने का मतलब होता है 2 स्प्रिंग्स को एक कर दो, 3 स्प्रिंग्स को एक कर दो, ताकि आप सीरीज निकाल सको उसकी। अब दूसरा केस, लास्ट केस स्प्रिंग में आता है कि क्या हुआ अगर मैंने स्प्रिंग को काट दिया। बहुत आसान है, अगर मैंने स्प्रिंग को काटा है तो जो ओरिजिनल केएल था और जो कट के केएल आया है वो दोनों सेम होंगे। आपस में सेम होंगे या नहीं ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन अगर जो इनिशियल है वो कटे हुए के सिमिलर ही आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये फोर्स है ना। तो मैं जो फोर्स लगा रही हूँ, मेरी पूरी बॉडी जो फोर्स लगा रही है, वो किसी चीज पे डिपेंड कर रही है क्या? नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है इसलिए इक्वल है। कमिंग ऑन टू लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो कि थोड़ा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी इट्स नॉट सच अ टॉपिक चैप्टर का। एंगुलर एसएचएम, हम रोटेशन मोशन में पढ़कर आए हैं कि रोटेशन जब हो रही है तो फोर्स का फैक्टर चेंजेस टू टॉर्क, एंड टॉर्क चेंजेस टू -k थीटा। टॉर्क को लिखते हैं इनर्शिया इनटू अल्फा। तो खुद से समझो कि अल्फा क्या हो गया, अल्फा क्या हो गया? k थीटा बाय इनर्शिया। तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड विल बी 2 पाई इनर्शिया बाय k, इनर्शिया बाय के, ठीक है, इनर्शिया बाय के। अब
सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सिंपल पेंडुलम, जस्ट गिव मी अ सेकेंड मामा। सिंपल पेंडुलम के केस में क्या है, अब सिंपल पेंडुलम में भी हम ऐसा ही करेंगे कि सिंपल पेंडुलम को कभी लिफ्ट में डाल देंगे, कभी लिफ्ट को ऊपर ले जाएंगे, लिफ्ट को नीचे ले आएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक बार ट्रक में भी बिठाएंगे तो वही देखेंगे। सिंपल पेंडुलम में क्या यहाँ पे कोई एम का फैक्टर है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो मासलेस स्ट्रिंग है। तो क्या लेंगे? तो हम लेंगे स्ट्रिंग का लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ लेंगे ये वाला। आई जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर सो दैट यू गाइस कैन मेक आउट कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ। ये लेंथ लेंगे, ठीक है, और इसी को मैंने लिखा है 2π√L/g। अब अगर मैं एक लिफ्ट में सिस्टम को ले रही हूं तो देखो कैसे क्या क्या होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो g इक्वल टू जी इफेक्टिव है, यानी कि यही सेम फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल है। अगर तो वो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ये g जो है, g इफेक्टिव जो है वो क्या बन जाएगा? g+a। अगर g ये ऊपर जा रही है, अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो g इफेक्टिव क्या हो जाएगा? g- है ना। और अगर लिफ्ट फ्री फॉल में नीचे गिर रही है तो g इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से टाइम पीरियड इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अब अगर एक सिंपल पॉइंट पेंडुलम ट्रक में चल रही है, पहली बात तो अगर ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, एक्सेलरेशन 0 है, टाइम पीरियड नो सूडो फोर्स लगेगा, सेम फॉर्मूला यहाँ कॉपी पेस्टेड। इन केस अगर वो किसी एक्सेलरेशन से चल रही है तो उस एक्सेलरेशन का स्क्वायर g का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे, खत्म। गॉट इट। अब फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम मतलब क्या होता है? फिजिकल पेंडुलम मतलब बेसिकली मैं एक चीज को हिंज्ड कर रही हूँ, मैंने अपने टिप ऑफ पेन को हाथ से पकड़ा और पेन को हिला रही हूँ, तो ये हिंज्ड मोशन करवा रही हूँ ना मैं उससे। उस केस में वो बॉडी जहां से हिंज्ड है ना, वहां से मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ। ये मेरा एक पेन है, सो आई कंसिडर माई पेन टू बी अ रॉड। Okay, I cannot draw right now. Fine. तो हिंज्ड पॉइंट जहां से है वहां से पकड़ के हिलाऊंगी, एंड दैट इज योर फिजिकल पेंडुलम। विद दिस वी हैव कवर्ड द इंटायर थिंग कि कैसे क्या हुआ है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज कवर्ड, SHM is completed. Thanks for watching. Keep learning, keep studying, keep growing. Don't forget to like, share.